नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं व्याकरण यानी वाक्य विचार। शब्द क्या है या तो शब्द भंडार क्या है, इनसे पहले हम लोगों ने इनके बारे में परिचय देखा था। तो वाक्य विचार क्या है, अब उनके बारे में जानते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बने और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो वर्णों का ऐसा मेल जो अर्थ देता हो उसे शब्द के रूप में हम जानते हैं। जो शब्दों का सार्थक समूह अर्थ देता हो उसे हम वाक्य के रूप में पहचानते हैं। तो इस प्रकार कहे कि वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा हो और सामने वाला हमारे विचारों को अर्थयुक्त समझ सकता है तो वे ही वाक्य कहलाते हैं। वाक्य वे शब्दों का समूह है जो वाक्य बनकर अपना अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं वाक्य विचार में, तो विभिन्न शब्दों का सानुनासिक ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है वे ही वाक्य कहलाते हैं। यहाँ हम देखें तो एक यहाँ पर उनकी परिभाषा या तो व्याख्या है कि वाक्य आखिर किसे कहते हैं। तो विभिन्न शब्दों का सानुनासिक ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है यानी ज्ञात होता है, अर्थ होता है, वे ही वाक्य कहलाते हैं। वाक्य में विभिन्न शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है। कहीं कहीं लंबे लंबे वाक्यों से छोटे छोटे अर्थ निकलते हैं, तो कहीं कहीं अति लघु यानी वाक्यों से लंबे अर्थों का भी बोध होता है। जैसे यहाँ हम देखें, रात के बाद सूर्योदय काल के प्रकाश में सुगंधित फूलों के रंगों से वह वाटिका खिल उठी थी। तो इस वाक्य से यही अर्थ निकलता है कि सुबह वाटिका में रंगीन पुष्प खिले हैं। उनके बाद देखें तो बचाओ, यह भी एक प्रकार का वाक्य ही है। इस वाक्य में कौतूहल, रहस्य, रोमांच, आतुरता, आह्वान, प्रेरणा और आर्तनाद जैसी स्थितियाँ गौण रूप में हैं। तो शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं, तो वाक्य उसकी विकास अवस्था के, सभ्यता के विकास के साथ साथ वाक्यों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। हमने देखा कि शब्द है वह भाषा की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, तो वाक्य उसकी विकास अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। वाक्यों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। तो विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के वाक्य रचनाकार भाव प्रकाशन करते हैं। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण समेत होती है, तो व्याकरण के सामान्य नियम भी होते हैं जिनसे वाक्य रचे जाते हैं। ज़्यादातर हम देखेंगे तो शिक्षक या तो विद्वान वर्ग है, उनकी भाषा आम आदमियों की भाषा या तो उनकी वाक्य रचना अलग होगी। स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता होती है। हम यहाँ एक बात देखें तो जो स्पष्टता है वह वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो संक्षिप्तता, माधुर्य, संतुलन आदि भी वाक्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। यदि हमें एक एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है वाक्य की, तो स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो साथ साथ संक्षिप्तता, माधुर्य, संतुलन आदि भी वाक्यों के बड़े गुण हैं। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम इनका होना आवश्यक है। क्या कहा है यहाँ पर? वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम इन सभी का होना बहुत ही जरूरी है। वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य को सुनने की स्वाभाविक ललक यानी कि इच्छा ही वे क्या है? आकांक्षा है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देखें, दिन रात परिश्रम करते हैं, तो यह वाक्य में कहीं ना कहीं हमें अधूरापन नजर आता है। तो सभी दिन रात परिश्रम करते हैं में आकांक्षा की पूर्ति की गई है। यहाँ सभी को आकांक्षा कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य में शब्द, पद, अर्थ बोधन में पूर्ण सहायक होनी चाहिए। जैसे हम एक बात देखें कि प्रत्येक वाक्य में शब्द, पद, अर्थ बोधन में पूर्ण सहायक होनी चाहिए। इन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। एक उदाहरण के आधारित देखें तो मजदूर लकड़ी से दूध दूहता है, इसमें योग्यता का अभाव है क्योंकि लकड़ी से दूध नहीं दुहा जा सकता, अतः मजदूर भैंस को दूहता है। यह एक अर्थयुक्त वाक्य होता है। यह वाक्य योग्यता संपन्न हुआ। इसी प्रकार क्रम का विधान भी वाक्यों में अत्यावश्यक जरूरी है। हलवा मैंने खाया कब, इसका क्रम मैंने
हम देखें तो गलत है कि इसका क्रम यह होगा, मैंने हलवा कब खाया, यही वाक्य उचित कहलाएगा। तो ही हम जो कहना चाहते हैं उनका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, या तो अर्थयुक्त वाक्य बन सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि वाक्य है जिनमें स्पष्टता बहुत ही जरूरी है, संक्षिप्तता, माधुर्य, संतुलन भी जरूरी है। तो साथ साथ वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम जो है इनका भी होना बहुत ही जरूरी है। तो ही वाक्य है वो अर्थयुक्त वाक्य बन सकता है। आगे हम बात करते हैं वाक्य विग्रह, जिन्हें वाक्य विश्लेषण भी कहा जा सकता है। वाक्य के शब्दों, पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना ही वाक्य विग्रह या तो विश्लेषण कहा जाता है। यदि एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो उनकी व्याख्या हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि वाक्य विग्रह या तो वाक्य विश्लेषण किसे कहा जाएगा। तो वाक्य के शब्दों, उनके पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना ही वाक्य विग्रह या तो वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य से कोई न कोई अभिप्राय अवश्य ही निकलता है। चाहे कोई भी वाक्य हो, किसी न किसी वाक्य से कोई न कोई अवश्य उनका अभिप्राय मिलता ही है। तो इसी अभिप्राय को दो खंडों में विभाजित किया गया है। कौन से दो खंड है उनकी हम बात करें तो एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ये उद्देश्य और विधेय क्या है, अब उनके बारे में हम समझूती प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई वाक्य अभिप्राय, उनमें अभिप्राय तो मिलता ही है, तो उनको हम इस अभिप्राय को दो खंड में विभाजित करते हैं। दोनों के नाम है उद्देश्य और विधेय। उन दोनों की व्याख्या हम देखें तो यहाँ पर दी गई है, हमें जो 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछी जाती है। आप लोगों को यह मौखिक रूप में तैयार करनी है, क्योंकि हमें 1-1 मार्क्स के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी व्याख्या दी गई है, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। पूरे वाक्य में जिसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर उद्देश्य का अर्थ कर्ता के साथ है। तो वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य का वह खंड जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है तो वे विधेय कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है, विधेय वाक्य किसे कहेंगे, तो वह खंड होता है जिसमें उद्देश्य के विषय में जानकारी दी जाती है या तो प्रकाश डाला जाता है, तो वे विधेय कहलाते हैं। यहाँ पर हमने दोनों की व्याख्या समझ ली है। अब उनके बारे में कुछ और परिचय देखें तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि किसे समझना है। इस वाक्य को देखकर हम इस विधेय और उद्देश्य को आसानी से समझ सकते हैं। मोहन दौड़ता है, यह हमारे सामने एक वाक्य दिया गया है कि मोहन है वह क्या कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन यह कार्य कर रहा है, यानी कि मोहन करता है। तो उद्देश्य जो है वह कर्ता से रिलेटेड है, तो मोहन है वह हमारा उद्देश्य है। और इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है तथा दौड़ता है, और उद्देश्य को छोड़कर जो सभी बात है या तो क्रिया दर्शाते हैं वे हमारे विधेय कहलाते हैं। तो दौड़ने की जो उनकी क्रिया है वे हमारा विधेय है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य वे है जो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, मोहन करता है। तो उद्देश्य वे है जो कर्ता की प्रधानता दिखाते हैं, तो वे उद्देश्य है। और उद्देश्य को छोड़कर जो कार्य हो रहा है उनके बारे में जो सूचित किया जाए, प्रकाश डाला जाए, तो वे हमारा विधेय है। अब आगे देखिए उद्देश्य का प्रधान अंश कर्ता होता है। उद्देश्य है वह कर्ता के रूप में हमारे सामने आते हैं। कर्ता विस्तार तक उद्देश्य की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। जैसे कि दशरथ पुत्र वीर राम ने रावण को मारा, इसमें हम देखेंगे तो दशरथ के पुत्र वीर राम वे उद्देश्य है तथा रावण को मारा वह विधेय, मारने की क्रिया हो रही है। तो कर्ता जो है वह उद्देश्य के साथ उल्लेख होते हैं, तो विधेय है उनके साथ क्रिया और कर्म उल्लेख रहते हैं, उनका विस्तार होता है। तो यहाँ हमने देखा कि कर्ता जो उद्देश्य है उसमें कर्ता प्रधानता होती है और विधेय में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार होता है, और वे भी कर्म के साथ उनका विस्तार होता है।
यदि हम एक बात को समझ ले, यदि हम एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो उद्देश्य का प्रधान अंश कर्ता रहता है और विधेय में क्रिया का विस्तार क्रम सहित होता है। इन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि एक मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाए कि उद्देश्य का विस्तार किसके साथ है, तो कर्ता के साथ, और विधेय का विस्तार क्रिया अथवा तो क्रिया का विस्तार और कर्म के सहित। यहाँ पर दिया गया है कि उद्देश्य में कर्ता 4 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियार्थक से। तो इस कर्ता का 4 रूपों में विस्तार हो सकता है और कर्ता के आधारित उद्देश्य हम पहचान सकते हैं। तो उनके बाद हम देखें, यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, विशेषण से, संबंधबोधक से, समाधिकरण से, पदबंध से। उद्देश्य जो है वे कर्ता या तो कर्ता का विस्तार किस प्रकार होता है, तो विशेषण और संबंधबोधक से उनका विस्तार होता है। आगे हम बात करें विधेय की, तो विधेय की रचना प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है, क्रिया से, कर्म के विस्तार से, पूरक से और क्रिया से। यहाँ एक उदाहरण हम देखें, वह बहुत धीरे चलता है। तो चलता है, यहाँ हम देखें तो वह उनकी क्रिया है। तो विधेय जो है वह कई प्रकार से, क्रिया से, कर्म के विस्तार से, क्रिया के विस्तार से। तो यहाँ हमने देखा कि धीरे चलता है, चलने की वह उनकी क्रिया है, वह क्या है, विधेय दिखाता है, परंतु वह किस प्रकार चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विधेय और उद्देश्य किसे कहते हैं, उनका विस्तार किस प्रकार होता है। उद्देश्य में हम देखें तो कर्ता प्रधान होता है और उनमें विशेषण और संबंधबोधक का है, और विधेय में हम देखें तो क्रिया या तो कर्म के विस्तार से या तो क्रिया के विस्तार से वह कार्य होता है। यहाँ हम देखें तो क्रिया के विस्तार से एवं क्रिया से, क्रिया विशेषण से, क्रुदंत से विधेय का विस्तार होता है। तो क्रिया की विशेषता सूचक वाक्यांश यहाँ दिए गए हैं। तो क्रिया विस्तार करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारक के अनुसार भी उनका विस्तार किया जा सकता है। यह हमारी विभक्तियाँ हैं, उनके आधारित भी हम देखें तो विधेय का विस्तार हो सकता है। आगे हम बात करें वाक्य के भेद की। वाक्य भेद क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद। तो एक मार्क्स का यह भी हमारा प्रश्न हो सकता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 8। अर्थ हम देखें तो वाक्य भेद 2 प्रकार से होते हैं, एक तो है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा हम देखेंगे तो रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद माने जाते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 भेद माने जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद हैं, तो वे 8 भेद हैं, जिनके बारे में यहाँ माहिती दी गई है। वह किस प्रकार है, उनके नाम दिए गए हैं। यदि आपको उनकी व्याख्या भी पूछी जाए तो उनकी व्याख्या आपको उदाहरण सहित यहाँ से प्राप्त होती है। तो उनके 8 भेद के नाम कौन कौन से हैं, तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये उनके 8 प्रकार के नाम हैं। 8 प्रकार की एक उदाहरण सहित उनकी व्याख्या की समझूती देखें तो विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य की व्याख्या क्या है, तो जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, यानी कि जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हें विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध है, मानो वह कार्य संपन्न हो चुका है, कोई ना कोई कार्य हो चुका है, यदि ऐसा ज्ञात हो या तो ऐसी जानकारी प्राप्त हो तो वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम देखें तो राम ने खाना खाया, खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है, एक काम हो चुका है, तो उन्हें हम विधिवाचक वाक्य के रूप में पहचानते हैं। एक उदाहरण और देख ले तो भाई साहब आज प्रयाग चले गए, जाने का काम हो चुका, यानी जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का कोई कार्य, क्रिया किसे हम कहेंगे, जो भी हम कार्य करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। खाने की, पीने की, जाने की, हंसने की, बोलने की, खेलने की, ये सभी क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया, जिस वाक्य से क्रिया के संपन्न होने का हमें बोध होता है या तो ज्ञात होता है,
वे विधिवाचक वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं निषेधवाचक वाक्य। परंतु यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से गलत लिखा है। यहाँ निषेधवाचक वाक्य है, उनके बारे में हम देखें, और यहाँ जो माहिती लिखी है वे कौन सा प्रकार है, आज्ञार्थ वाक्य है। इसलिए यहाँ हम इनको मिटाकर लिख देते हैं आज्ञार्थ। आज्ञार्थ वाक्य की समझूती से पहले निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, वह प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ नहीं है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के न करने का या न होने का कथन होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे, जिस वाक्य में क्रिया के न करने का या तो न होने का जो भाव होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य के रूप में पहचानते हैं। एक उदाहरण देखें तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। जाने की जो क्रिया है वह न करने के लिए बता रहे हैं कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो न करने की क्रिया, न करने की जो बात होती है वे निषेधवाचक वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। अब उनके बाद हम देखने वाले हैं आज्ञार्थ वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा, आज्ञार्थ वाक्य किसे कहेंगे, तो जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा आदेशात्मकता का बोध होता हो उसे आज्ञार्थ वाक्य कहते हैं। यानी किसी को आदेश देना है, ऑर्डर देना है, ठीक है, तो वे आदेशात्मक वाक्य के रूप में या तो आज्ञार्थ वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं कि जवाहरलाल भार्गव की अदालत में उपस्थित हो। जवाहरलाल भार्गव को अदालत में उपस्थित होने का एक ऑर्डर दिया गया है, तो यह क्या है, आज्ञार्थ वाक्य कहलाता है। तुम आज ही चले जाओ, तुम आज ही वहाँ चले जाओ, जाने के लिए उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आज्ञा दी जा रही है, तो वे क्या कहलाएंगे, आज्ञार्थ वाक्य कहलाएंगे। आप समझ गए होंगे। उनके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस वाक्य के वाक्यों में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है, कुछ बात के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में पहचानते हैं। किस प्रकार, तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण हम देखते हैं, इसका अर्थ बताइए, या तो तुम घर कब जाओगे, तुम्हारी माताजी क्या काम कर रही है, या तो तुम्हारी माताजी का क्या नाम है। तो जिन सामने वाले व्यक्ति से जो उत्तर हमें लेना है और इस बारे में हम उन्हें क्या करते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हम पहचानते हैं। यह बात भी आप समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से एक ही है। इस प्रकार के वाक्य में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हम पहचानते हैं। उनके बाद है तुम अभी तक क्यों सो रहे हो। यहाँ उनके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार को समझ सकते हैं। उनके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, उनके बारे में देखें तो जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि के भाव व्यक्त होते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को आते हुए देख हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे आप यहाँ कैसे, या तो किसी ने कोई गलती कर दी तो अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनसे हमें एक प्रकार का आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में पहचानते हैं। जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, शोक, हर्ष यानी आनंद आदि के भाव व्यक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखें तो अरे तुम कब आ गए, शाबाश तुमने खूब अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके बाद का प्रकार है संदेह वाक्य। संदेह वाक्य किसे कहा जाएगा, तो जिस वाक्य से संभावनाएं या तो शंका या तो संदेह आदि अर्थों का जो बोध होता है उन्हें संदेह वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। किसी वाक्य से हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति या तो वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति किसी भी प्रकार की हमें शंका उत्पन्न होने लगे हमारे दिमाग में, तो वे संदेह वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। संभवतः वह आज आएंगे, आज आने वाले हैं, वह तय नहीं है, अभी उनके लिए क्या है, शंका उत्पन्न हो रही है कि आएंगे भी और नहीं भी आएंगे, तो वे क्या है, संदेह वाक्य है। वह पढ़ता होगा लेकिन मुझे क्या पता पढ़ रहा है कि नहीं, वह तो एक
हम पहले कहा कि वह पढ़ता होगा, एक प्रकार की संभावना है। हमें पता नहीं है कि वह पढ़ ही रहा है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, संभावना उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को संदेह वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। उनके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से शुभकामना, सहानुभूति, समर्थन, इच्छा आदि सूचित होते हो उसे इच्छावाचक वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। क्या कहा है, इच्छावाचक। जिस वाक्य से कोई किसी को शुभकामना दे रहा है, कोई सहानुभूति है, समर्थन, इच्छा आदि समुचित जो हो, ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। उनकी इच्छा है कि वे अपने बेटे को या तो किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। भगवान आपको चिरायु करे, यानी आपको लंबी उम्र दे। तो किसी को क्या कर रहे हैं कि शुभकामना दे रहे हैं, और तुम यहाँ होते क्या अच्छा होता, वे अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के रूप में हम पहचानते हैं। उनके बाद है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य में शर्त या तो संकेत के भाव निहित रहते हैं। निहित यानी छिपे रहते हैं। क्या होता है इसमें, तो किसी भी प्रकार की शर्त या तो संकेत के भाव उनमें छिपे रहते हैं। वर्षा होती तो मैं बाजरा बोता, तुम खाओ तो मैं संतरे लाऊं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शर्त बताई जा रही है, तुम ऐसा करोगे तो मैं यह करूँगा। इस प्रकार की जो शर्त या तो संकेत होते हैं वे संकेतवाचक वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके बाद यहाँ कई उदाहरण दिए गए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में, जिनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल जो 8 भेद है उनके बारे में परिचय प्राप्त किया है। वाक्य के भेद हमने पहले ही देखा कि वाक्य के भेद कुल 2 प्रकार से होते हैं। एक है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाए कि वाक्य के भेद कुल कितने प्रकार से होते हैं, तो एक है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। यदि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के नाम बताए तो वे 8 नाम यहाँ हमने उनकी समझूती प्राप्त की है। अब है रचना की दृष्टि से कुल कितने भेद है, तो उनकी 3 भेद है। अब उनके बारे में हम परिचय देखते हैं। तो वाक्य भेद एवं उनके विश्लेषण की बात यहाँ की गई है। दूसरा हम वाक्य भेद में देखिए तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार थे, तो रचना की दृष्टि से उनके कितने प्रकार है, 3। साधारण व सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 भेद है। कौन कौन से, साधारण व सरल, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अब उनकी समझ प्राप्त कर लें। साधारण व सरल वाक्य किसे कहा जाता है, क्योंकि हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में इनकी व्याख्या भी पूछी जा सकती है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है उसे साधारण व सरल वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कोई एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, तो वे साधारण या तो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होते हैं। साधारण व सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य रहता है और उनका विधेय भी एक ही होता है। राम घर गया, राम है इस वाक्य में, वह उद्देश्य है, और घर गया वह उनका विधेय है। उद्देश्य और विधेय के बारे में आप जान चुके हैं। तो राम घर गया, इसमें एक ही कर्ता है राम, और उनका विधेय भी एक ही है, उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। तो इस प्रकार उनकी क्रिया भी एक ही है और कर्ता भी एक है। तो ऐसे वाक्य को साधारण या तो सरल वाक्य कहा जा सकता है। तो आगे हम देखिए, यहाँ कई उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझकर भी आप समझ सकते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्यों में कोई अन्य उपवाक्य अथवा अंगवाक्य मिला हो उसे मिश्र वाक्य के रूप में पहचाना जाता है। जिस वाक्य में कोई अन्य उपवाक्य अथवा अंगवाक्य भी मिला हो, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वह अभी आया है, जब मैं उससे मिला तुम वहाँ थे ही नहीं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, उनको और देखें तो इनमें क्या है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे मारा, वे साधारण वाक्य है, तथा कि वह अभी आया है तथा तुम यहाँ थे ही नहीं, वे उनके उपवाक्य या तो अंगवाक्य के रूप में पहचाना जाता है। तो मिश्र वाक्य वे है जिस वाक्य में कोई अन्य उपवाक्य या अंगवाक्य मिला हो,
और दोनों साधारण वाक्य के साथ ऐसे कोई उपवाक्य या तो अंगवाक्य मिला हो तो उन्हें हम मिश्र वाक्य के रूप में या तो मिश्रित वाक्य के रूप में पहचानते हैं। उनके बाद है संयुक्त वाक्य। तो साधारण तथा मिश्र वाक्यों का मेल जहाँ अवयवों के माध्यम से होता है वहाँ संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या है? साधारण तथा मिश्र वाक्यों का जो मेल है वह अवयवों के माध्यम से होता है। अवयव क्या होते हैं आप जानते हैं, जिनका कोई प्रकार का परिवर्तन न हो, और, अथवा, तथा, परंतु, ऐसे कई जो शब्द है वे अवयव है और उन्हीं से जो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, साधारण या तो मिश्रित वाक्य उन्हीं वाक्यों से अन्य उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो वे संयुक्त वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ हमने तीनों वाक्य एक उदाहरण के सामने देख लेते हैं। जैसे ही तुम गए वह छत से कूदा और उसके पैर में चोट लग गई। यहाँ और जो है वह क्या है? वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि साधारण और मिश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। वे क्या है? अवयव है। यदि गर्मी पड़ेगी तो हम नहीं आएंगे, छत पर पड़ो अथवा नीचे जाओ। तो ऐसे कई वाक्य है जिनके आधारित हमने देखा कि जो है वह संयुक्त वाक्य किस प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार की व्याख्या हमने देखी। साधारण जो वाक्य है या तो सरल वाक्य है उनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होते हैं। मिश्र वाक्य होते हैं उनमें सरल वाक्य के साथ कुछ उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। तो संयुक्त वाक्य है जिनमें साधारण तथा मिश्र वाक्य के साथ उनका जो मेल है वह किसी अवयव के साथ अन्य वाक्य से जुड़े हुए होते हैं। तीनों प्रकार की व्याख्या हमने यहाँ देखी है। अब उनका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या है वह मैंने आपको पहले ही बताया था। विश्लेषण किसे कहा जाता है? तो वाक्य हम देखेंगे तो वाक्य में क्या है कि शब्दों, पदों एवं वाक्यांश को अलग अलग करके उनका जो पारस्परिक संबंध बताना है वे ही वाक्य विश्लेषण या तो वाक्य विग्रह कहा जाता है। आपके पृष्ठ नंबर इस चैप्टर के पहले ही पृष्ठ पर उनकी व्याख्या जो है वे दी गई है, वहीं से आप लिख सकते हैं। जिनमें हम देखेंगे तो वाक्य जो पूरा है उनमें क्रिया भी होती है, कर्ता भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, कुछ संयोजक भी होते हैं। तो उन पदों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना, एक दूसरे के साथ संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहा जाता है। मैंने क्या कहा? वाक्य जो है हमारा वह अलग अलग पदों से बना हुआ होता है, यानी कर्म, क्रिया, विशेषण या तो संयोजक, कई ऐसे पद होते हैं। तो उन पदों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक, एक दूसरे के प्रति पारस्परिक संबंध स्थापित करना ही वे वाक्य विश्लेषण कहलाता है, या तो उन्हें वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का विश्लेषण किस प्रकार है उनकी माहिती यहाँ दी गई है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो सरल वाक्य है उनका विश्लेषण किस प्रकार होता है। तो उनका विश्लेषण वाक्य में उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार से, विधेय या नी लिखा हुआ है परंतु गलत है, विधेय और विधेय के विस्तार से। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी बात आती है? कर्म का विस्तार, क्रिया तथा क्रिया का विस्तार आदि भाग आते हैं जो सरल वाक्य का विश्लेषण करते हैं। सरल वाक्य का विश्लेषण कुल हम देखें तो यहाँ पर उनके बात बताई गई है कि उनका विश्लेषण किस प्रकार होता है। उद्देश्य के विस्तार करके, विधेय का विस्तार करके, जिनमें कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार आदि भाग समाहित होते हैं। उनके बाद हम देखें तो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी एक प्रधान वाक्य होता है तो अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। यहाँ हम देखें तो उनको तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उनके तीनों यहाँ बात बताई गई है। संज्ञा उपवाक्य जो है वह मिश्र वाक्य में यह संज्ञा अथवा संज्ञा पद बंध के समान पर आता है। यहाँ हम देखें तो एक उदाहरण है कि जैसे गणेश कब चाहता था कि उनका बेटा चोर बने। तो गणेश कब चाहता था यह प्रधान वाक्य है, और कि उनका बेटा चोर बने वह उनका क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य सीधे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करे तो वे विशेषण उपवाक्य के रूप में है। एक उदाहरण देखें तो वह व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया जो व्यवहार में बहुत ही अच्छा था। तो इस मिश्र वाक्य में दो वाक्य है,
वह व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया, वह प्रधान वाक्य जो व्यवहार में बहुत अच्छा था वह उनका क्या है, विशेषण उपवाक्य है जो संबंधवाचक विशेषण द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। उसे जब भी उस बीमार औरत को देखता हूँ मेरा हृदय करुणा से ओतप्रोत हो जाता है, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ उनका स्वागत हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि मिश्र वाक्य के विश्लेषण होते हैं तीन प्रकार से, संज्ञा विशेषण और क्रिया के आधारित। उसी प्रकार यहाँ कुछ बात की गई है, उद्देश्य का विस्तार, योजक, विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, पूरक, कर्म, इस प्रकार उनका विश्लेषण होता है। तो अब अंत में हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण किस प्रकार होता है। तो इस विश्लेषण का रूप लगभग मिश्र वाक्य जैसा ही होता है, वही रीति होती है। इसमें पहले प्रधान तथा मिश्रित वाक्य अलग अलग छांट कर लिखे जाते हैं। योजक तथा समुच्चय बोधक अवयव की निर्देश साथ साथ कर लिया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो कुछ वाक्य योजक चिन्ह अथवा तो संबंध बोधक जो अवयव होते हैं, समुच्चय बोधक जो अवयव होते हैं, उनके आधारित जुड़े हुए होते हैं। उन्हें अलग अलग करना ही वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। हम देखें तो हमने यह देखा कि वाक्य जो विश्लेषण है वो किस प्रकार होते हैं। तो हमने देखा कि वाक्य जो पूरा है उनका विश्लेषण तो हम देखें तो दो रीत से होता है, उद्देश्य और विधेय से उनका विश्लेषण होता है। वाक्य का हम देखें तो यहाँ हमने देखा कि उनका विश्लेषण किस प्रकार होता है। उनके बाद हम देखेंगे अध्याहार। अध्याहार क्या है उनकी थोड़ी समझ देख लेते हैं। तो कुछ वाक्यों में बहुत से ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके प्रयुक्त होने या न होने से वाक्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, यानी रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रक्रिया को अध्याहार के रूप में पहचानते हैं। कुछ वाक्य में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा या तो रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। उन्हें अध्याहार के रूप में हम पहचानते हैं। अध्याहार के प्रयोग से भाषा अधिक समर्थ होती है। काव्यांश तथा मुहावरों में इसका प्रयोग अधिक दिखाई देता है। वह हिरण हो गया, एक उदाहरण देखें तो वह हिरण हो गया, अर्थात वह हिरण की तरह तेजी से भाग गया। इस वाक्य में हम देखें तो की तरह तेजी से वाक्यांश के लोग को ही अध्याहार कह सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य दो तरह के होते हैं, संकुचित और संक्षिप्त। जब वाक्य में प्रथम बंद में जो अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है उसे साथ के उपवाक्य अथवा अंगवाक्य में दोहराया नहीं जाता है। कुछ उदाहरण दिया गया है, तुमने उसे मारा और भाग गए। अंतिम उपवाक्य और भाग गए का अर्थ है और तुम उसे मारकर भाग गए। इसमें अनेक उद्देश्य के लिए एक विधेय का प्रयोग होता है। तो संक्षिप्त वाक्य किसे कहेंगे? ऐसे वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से आवश्यक शब्द छोड़ दिए जाते हैं। दुलती मारी यानी गधे ने दुलती मारी, तो गधा शब्द यहाँ नहीं लिखा गया है, संक्षिप्त में लिखा गया है। तो ऐसे वाक्य को अध्याहार के रूप में हम पहचानते हैं। उनके बाद है वाक्य रचना के साधारण नियम होते हैं। यदि हम देखें तो वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, वाक्य को अर्थयुक्त बना सकते हैं। वाक्य को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के संयंत्र रूप को पदक्रम कहा जाता है। वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए क्रम, अन्वय तथा प्रयोग संबंधी कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। क्या कहा है वाक्य का? हम देखें कि वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए क्रम, अन्वय तथा प्रयोग संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं, तो हम अशुद्ध वाक्य की अशुद्धियों से दूर रह सकते हैं। यहाँ हम देखें तो पहला है वाक्य का व्याकरण सम्मत क्रम इस प्रकार होना चाहिए। आरंभ में पहले कर्ता, मध्य में कर्म और सबसे अंत में क्रिया होती है। वाक्य की जो बनावट है, हिंदी वाक्य रचना जो है हम जानते हैं, पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। एक उदाहरण दिया गया है, नीरज पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ हम देखें तो नीरज करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है वह उनकी क्रिया है। तो इस प्रकार वाक्य का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। कर्ता, कर्म, कर्ता, मध्यम, आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया, इस प्रकार उनकी वाक्य रचना होनी चाहिए। कर्ता से पहले कर्ता का विस्तार आता है। इसमें विशेषण का कर्ता से पहले प्रयोग होता है।
जैसे सुंदर लड़की नाच रही है, तो नाच रही है वह क्रिया है, लड़की वे है कर्ता है और सुंदर है वे उनका विशेषण है। यदि किसी विशेषण को लगाना है तो वे कर्ता के पहले होगा। उनके बाद हम देखें तो कर्ता और कर्म के मध्य में कारक अपने क्रम से आते हैं। ने, के, से, के लिए जो हमारे कारक है वे कर्ता और कर्म के मध्य में क्रम के अनुरूप आते हैं। यहाँ दिया गया है, मोहन ने स्कूल में टेबल से लिखने के लिए हाथ में नोटबुक उठाई। के लिए यहाँ हम देखेंगे तो कारक जो है उनका प्रयोग हुआ है। उनके बाद है विस्मयादि बोधक तथा संबोधन सबसे पहले आता है। हम विस्मयादि बोधक किससे कहते हैं उनके बारे में जान चुके हैं। ओ हाय, अरे रे, ये क्या हो गया, ऐसे जो शब्द है वो हमें विस्मय यानी आश्चर्यचकित कर देते हैं, तो वे हमेशा शब्द के पूर्व आते हैं। या तो संबोधन हो, किसी को आप संबोधन करें, तुम, आप, आहा, तो ये सभी विस्मय आदि या तो संबोधन जैसे शब्द है वे वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ओहो, अरे, तुम, मोहन, तुम चले ही जाओ। ठीक है, किसी को संबोधन किया गया, मोहन तुम चले जाओ। मोहन को संबोधित करके यह वाक्य लिखा गया है। उनके बाद है क्रिया विशेषण। कर्ता विशेषण की भांति क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं वे आप जानते हैं, जो कोई काम करते हैं तो उनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। वे भी कर्ता की भांति क्रिया से पहले ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वह बहुत खाता है, खाने का वह काम कर रहा है, वह क्रिया है, परंतु किस प्रकार, बहुत खाता है। नीरज कम पड़ता है, तो वे क्या है, क्रिया विशेषण दिखाते हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार हो रही है उनकी विशेषता दिखाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। हाँ न के उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य आगे देखें तो के कदर पहले जुड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आए, जो प्रश्नवाचक सूचक शब्द है, कैसे, कौन, कितने, कब, वे सब हम देखें तो क्या, तो वे सभी क्या है, प्रश्नवाचक जो ऐसे शब्द है वह क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। यहाँ लिखा गया है कि वह क्यों नहीं आया, नहीं आने की उनकी जो क्रिया है तो उनके आगे यह क्यों शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न सूचक शब्द है। उनके बाद की बात देखें तो यहाँ हमने देखा क्रम के आधारित जो उनकी बातें थी, साधारण नियम थे वे। अब आते हैं अन्वय। तो अन्वय किसे कहेंगे, सबसे पहले हम उनके बारे में देखें। अन्वय यानी संगति करना। वाक्य में पदों की एक दूसरे के साथ संगति या तो मेल बैठाना ही एक प्रकार से अन्वय कहा जाता है। वाक्य की क्रम संगति अथवा शब्दों के तालमेल को अन्वय कहा जाता है। एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ उनका ताल बैठाना ही वे अन्वय कहा जाता है। यहाँ हम देखें तो इसमें लिंग, वचन, पुरुष और काल का एक दूसरे से तालमेल ठीक बैठाया जाता है। स्त्रीलिंग कर्ता के लिए पुल्लिंग क्रिया रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें क्रिया और कर्ता का तालमेल विशेष रूप से संतुलित रखा जाता है। एक उदाहरण देखिए, कर्ता यदि कारक रहित है तो क्रिया के वचन लिंग, पुरुष, कर्ता के अनुरूप ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हम देखिए, नीरज आ रहा है, वह खा रहा है, ऐसा तो हम नहीं लिखेंगे नीरज आ रही है, क्योंकि कर्ता जो है लिंग के अनुसार है, उसी के आधारित उनकी क्रिया होगी। यहाँ कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। यदि वाक्य में कारक रहित एकाधिक कर्ता हो तथा अंतिम कर्ता से पहले और तथा एवं संयोजक लगा हो तो क्रिया उसी लिंग और वचन के अनुसार बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रयुक्त सभी कारक रहित कर्ता एक ही लिंग, वचन तथा पुरुष में हो। यदि हम देखें वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो उनकी जो क्रिया है वह उन्हीं की आधारित होगी। हरीश, नीरज तथा पंकज आते हैं, पुष्पा, मधु और ज्योति आती है, उन्हीं के आधारित। यदि वाक्य में प्रयुक्त दो कर्ता भिन्न लिंग के हैं और द्वंद्व समास के रूप में उनका प्रयोग होता हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। यानी शिव और पार्वती प्रसन्न हुए, माता पिता खुश हुए। यहाँ हम देखेंगे दो कर्ता है और वे भी भिन्न भिन्न है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो उनकी जो क्रिया है वह बहुवचन में ही आती है, पुल्लिंग बहुवचन में ही आती है। यदि भिन्न लिंग की एक वचन कर्ता एकाधिक हो अथवा तो अंतिम कर्ता से पहले और संयोजक लग रहा हो तो क्रिया का रूप पुल्लिंग बहुवचनी होगा।
सीता और राम वन के लिए प्रस्थान करते हैं। गीता और रमेश दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ हम देखिए और जो है वह संयोजक के रूप में है, उनसे दो कर्ता जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो क्रिया है वह पुल्लिंग बहुवचन में है। उनके बाद हम देखें तो यदि अनेक कर्ता भिन्न लिंग वचन भिन्न पुरुष के हैं तो क्रिया बहुवचन होगी, किंतु क्रिया का लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। यदि वाक्य में हम देखें तो कर्ता भिन्न लिंग व भिन्न पुरुष के हैं तो उनकी क्रिया बहुवचन होगी, किंतु उनका क्रिया का लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। राम, मदन और लड़कियां आ रही है। यदि एक से अधिक कर्ता है और उनके लिंग भी भिन्न भिन्न है तो अंतिम जो कर्ता होगा उन्हीं के आधारित उनकी क्रिया रहेगी। कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी यहाँ लिखी गई है। जब किसी बात पर अधिक जोर दिया जाता है तो उसे बार बार दोहराया जाता है। जैसे मैं आऊँगा, 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 ओ हो तुम्हें जाना होगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया मुझे नहीं करना है, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। तो यदि किसी बात पर जोर देना है तो उन्हें उन शब्दों को बार बार पुनरुक्ति यानी दोहराया जाता है। किसी विशेष बात को स्पष्ट रूप से न कहना हो और मात्र संकेत करना हो तो हाइफन लगाकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया जाता है, डैश डैश करके वाक्य छोड़ दिया जाता है। अगर तुम न आए तो आगे का जो कहने का तात्पर्य है उनका वह डॉट डॉट के माध्यम से उन्हें खुद समझना है। अगर किसी बात पर विशेष ध्यान दिलाना हो और लेखन समाप्ति पर भी कुछ कहना शेष हो तो पुनश्च लिखकर आगे बात कही या दोहराई जा सकती है। जैसे पुनश्च आपको यहाँ अवश्य आना है। तो इस प्रकार हमने कुछ उनकी योग्य बातें देखी है। तो निर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और वाक्य में पूर्वापर संबंध बनाए रखना है। वाक्य परिवर्तन अब देखते हैं। तो वाक्य परिवर्तन या तो वाक्यांतरण किसे कहा जाता है, तो वाक्य के प्रकार को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन के समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का अर्थ बदलना न चाहिए। यहाँ पर उनकी व्याख्या दी गई है। विधि सूचक से निषेधवाचक वाक्य यदि बनाना है तो वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी बेईमानी नहीं है। इस प्रकार उनका जो वाक्य है वह बदलना नहीं चाहिए। कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं। उनके बाद है निषेधवाचक से प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक से निश्चयवाचक बनाना हो। उसे अब क्या करना है, उसे अब कुछ नहीं करना है। प्रश्नवाचक से निषेधवाचक बनाया है। उसी प्रकार अब क्या मैं वहाँ जाए बिना रह सकता हूँ, उनसे यदि हमें कोई दूसरा बनाना हो। या तो गांधी जी को कौन नहीं जानता, यह प्रश्नवाचक है, उनका सरल देखे तो निश्चयवाचक देखे तो गांधी जी को सब जानते हैं। तो यहाँ पर वाक्य परिवर्तन किसे कहा जाएगा, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में उनका जो परिवर्तन करना है फिर भी उनका अर्थ न बदले, इस प्रकार वाक्य को परिवर्तित करना ही क्या कहा जाता है, वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। वाच्यांतरण, उसे यह किया नहीं जा सकता, वह यह नहीं कर सकता, तुमसे यह नहीं निभा जा सकता, तुम इसे नहीं निभा पाए। इस प्रकार जो वाक्य होते हैं वो वाक्य वाच्यांतरण भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना हो तो उनके भी यहाँ दिए गए हैं। जो व्यक्ति मेहनत से घबराते हैं सफल नहीं होते, मेहनत से घबराने वाले व्यक्ति सफल नहीं होते। यानी यदि मिश्र वाक्य से हम देखें तो उनका सरल वाक्य किस प्रकार बनाया जा सकता है, या तो सरल वाक्य से मिश्र किस प्रकार बनाया जाता है, यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो वाक्य परिवर्तन और वाक्यांतरण ही वही है। अर्थ और रचना की दृष्टि से हम देखें, अर्थ में निषेध का प्रश्न, प्रश्न का निश्चयवाचक, या तो मिश्र का सरल, सरल का मिश्र, वह किस प्रकार बनाया जाता है, उनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने हैं तो किस प्रकार होंगे, एक उदाहरण देखिए। रात हुई और गहरा अंधेरा छा गया, तो उनका सरल वाक्य हो गया रात होने पर अंधेरा छा गया। इस प्रकार कुछ उदाहरण और भी है, आप उन्हें समझ सकते हैं। उनके बाद है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण का अर्थ है कि दो या दो से अधिक वाक्यों का एक वाक्य बनाना। मूल वाक्य सरल वाक्य होते हैं, एक से अधिक सरल वाक्यों से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं, उनकी व्याख्या यहाँ दी गई है और वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनके उदाहरण यहाँ समझाए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, जिनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि सरल से सरल वाक्य बनाए जा सकते हैं, सरल से मिश्र वाक्य भी बनाए जाते हैं और सरल से संयुक्त वाक्य भी बनाए जाते हैं, जिन्हें वाक्य संश्लेषण के रूप में हम पहचानते हैं। तो पूरे यहाँ उदाहरण के आधारित आप पढ़कर समझ सकते हैं कि किस प्रकार वाक्य संश्लेषण हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पूरा टॉपिक हमने देखा है, जिनमें
वाक्य विचार क्या है उनकी माहिती हमने प्राप्त की है और इनके स्वाध्याय के प्रश्न हम नोटबुक में लिखेंगे। आप चाहे तो इस टॉपिक को पाठ्य पुस्तक के आधारित एक बार पढ़कर भी समझ सकते हैं। नमस्ते।